So let's start with another concept, money creation or credit creation. मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। आपका फिर से स्वागत है। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी कॉमर्शियल बैंक थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं, जिनको कहा जाता है SLR या LRR या CR। CR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। LRR मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये जो रिजर्व्स हैं, ये रिजर्व्स बैंकों को मेंटेन करने होते हैं। RBI गाइडलाइन बनाता है। RBI ये गाइडलाइन बनाता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनको जो भी उनकी डिपॉजिट आती है उसका कुछ परसेंटेज खुद के पास रखना है अपनी ब्रांच में, और कुछ पैसा RBI के पास डिपॉजिट रखना है, और उसको डेली या मंथली बेसिस में चेक करना है। वो रिजर्व डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए डिपॉजिट के बेसिस पर। उन्हीं में से कुछ को RR बोला गया है, कुछ को LRR बोला गया है और कुछ को SLR बोला गया है, ठीक है। डन। तो समझ लेते हैं ये। देखो, बैंक्स कैन नॉट यूज द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। जो बैंकों को पूरा पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा वो उधार देने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज अ रिजर्व। कुछ अमाउंट उनको रिजर्व के रूप में रखना होता है। द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द लीगल रिजर्व रेशियो या फिर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। LRR या फिर RDR कहलाता है, या फिर RR कहलाता है, यानी रिजर्व रेशियो। तीन में से कोई भी नाम आ सकता है, याद रखना। जानू, सोना, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, ऐसे करके ये 3-4 नाम है ना, बाबू ने ताया वाला। तो क्या है? LRR लीगल रिजर्व रेशियो, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो या फिर रिजर्व रेशियो। तीनों में से कुछ भी एग्जाम में लिखा सकता है, ये ध्यान रखना। खाना खाया है नहीं। एंड इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक, और इसको फिक्स कौन करता है? सेंट्रल बैंक, यानी कि RBI। सेंट्रल बैंक मतलब ये तुमने कहीं पढ़ा हो, सेंट्रल बैंक ये वाली सेंट्रल नहीं, सेंट्रल बैंक का मतलब है RBI, जो मेन बैंक है वो फिक्स कर देती 5%, 10%, 20%, 25%, इस तरीके से रेट RBI डिसाइड कर देता है और बोल देता है आपको इतना रिजर्व मेंटेन रखना है। And banks do not keep 100% reserve against the deposit। 100% रिजर्व नहीं रखते हो, क्योंकि आज डिपॉजिट जो आया है कल फिर से आएगा, आज विड्रॉल हुआ है कल भी विड्रॉल होगा, है ना। तो वो सर्कुलेशन चलता रहता है, इसलिए वो 100% नहीं रखते। ठीक, कितना रखते हैं? जितना RBI कह देता है। They keep reserve only to the extent indicated by the central bank। जितना RBI बोल देगा दादा तुमको इतना संभाल के रखना है, जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से वो लोग रखते हैं, ठीक है। अब समझो प्राइमरी डिपॉजिट वर्सेस सेकेंडरी डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है आर द कैश डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद कॉमर्शियल बैंक एंड इन डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट सच एज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट्स। मतलब पब्लिक जो कैश डिपॉजिट करती है बैंक में, वो कैसे भी करे, वो क्या कहलाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी आर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच अराइज ड्यू टू लोन्स गिवन बाय द बैंक टू द पीपल। मतलब प्राइमरी डिपॉजिट वो है जो एक्चुअली आपने कैश क्या करके बैंक में जमा कर दिया, तो प्राइमरी है। लेकिन सेकेंडरी क्या है? आपने लोन लिया और वो लोन का अमाउंट बैंक में जमा कर दिया, वो सेकेंडरी है। क्लियर है? Sum total of primary and secondary deposit is equal to the total demand deposits of the commercial bank। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी का टोटल, ये टोटल डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। बहुत अच्छे से याद रखना, टर्मिनोलॉजी कुछ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। It must be noted that primary deposits indicated saving of the depositor with the bank, while secondary indicate borrowing of। अरे मजा आ गया है। इनका ये कहना है प्राइमरी मतलब सेविंग
और सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब बोरोइंग, ये ध्यान रखिए। कॉमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट सेकेंडरी डिपॉजिट्स बाय वे ऑफ लोन्स many times more than their कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का कई गुना वो अपनी लेंडिंग अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सो सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर ऑलवेज मोर देन प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब कभी बैंक ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि किसका बैलेंस ज्यादा होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का ज्यादा होता है। Why only fraction of deposits are kept as cash reserve? कुछ फ्रैक्शन ही क्यों रखा जाता है? अरे पूरा का पूरा रख के रखोगे तो क्या जेब से ब्याज देगी क्या बैंक? लाएगी कहां से? कमाएगी नहीं तो इंटरेस्ट देगी कैसे डिपॉजिट पे? बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व बिकॉज अ प्रूडेंट बैंकर बाय हिज एक्सपीरियंस नोज टू थिंग्स। बैंकर को दो चीजें मालूम है ना? क्या मालूम है? कि दो लफ्जों की जिंदगी। All the deposits do not approach the bank for withdrawal of money at the same time. एक ही टाइम पर सारे लोग पैसा विड्रॉल करने ला जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये उनका एक्सपीरियंस है। एंड आल्सो दे डू नॉट विड्रॉ द एंटायर अमाउंट इन वन गो। और एक ही बार में मेरे पास 10 लाख है तो पूरे निकाल लूंगा, ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इनटू द बैंक। जितना निकलता है कुछ आ भी जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, कई गुना रिजर्व मेंटेन करके लोन के लिए पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल। अब इन्होंने, ठीक है, जो भी है आगे इन्होंने जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहले मेरी कहानी सुन लो। तो मनी क्रिएशन की कहानी मेरी जुबानी पेश है, इरशाद है। चलो समझो, दादा देना नहीं है, दादा जिए नहीं अपने को, समझो आगे। मान लो कि LRR लिक्विड रिजर्व रेशो, लीगल रिजर्व रेशो जो है, RBI ने ये बोला कॉमर्शियल बैंक को कि आपको 10% या 20% रुपए मेंटेन करना है एज अ रिजर्व, लीगल रिजर्व। अब यदि बैंक के पास कितना आया, 1000 रुपए डिपॉजिट आई, तो बैंक उसमें से क्या करेगा, 20 रुपए, 20% यानी कि 200 रुपए रख लेगा। बचा कितना, 1000 में से 800। बैंक क्या करेगा कि उसके पास पैसा कितना आया, 1000, 1000 रुपए डिपॉजिट के आ गए। उस डिपॉजिट में से वो LRR कितना है, @20%, ठीक है, तो माइनस कर दो LRR, बचा 800। ये बैंक क्या करेगी, लोन दे देगी। अच्छा, एक चीज मनी क्रिएशन पढ़ते टाइम हमको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो मनी क्रिएशन होगा वो कैसे होगा कि पूरा का पूरा जो कैश का फ्लो है, मतलब मनी का फ्लो है, वो बैंकिंग सिस्टम चैनल से ही होगा। कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, बैंकिंग चैनल से ही पास होंगे। तो इनका क्या कहना है कि 1000 रुपए बैंक में आए, बैंक ने 200 रुपए रख लिए और 800 रुपए एडवांस दिया, लोन दे दिया। लेकिन लोन कैसे दिया, एक के अकाउंट को डेबिट करके दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बराबर है। अब ये 800 रुपए फिर से उसने बंदे ने डिपॉजिट कर दिए, क्योंकि है तो आपके बैंक में ही। तो अब बैंक इस 800 फिर से बैंक के पास आ गए। नहीं समझ में आया, ऐसा समझो बेटा, ए नाम का व्यक्ति है, ये गया 1000 रुपए इसने जमा कर दिए, ठीक है, बैंक ने 200 रुपए काट लिए, बैंक के पास कितना बचा लोन देने के लिए, डिपॉजिट। RBI का वो था कि 20% आपको रिजर्व रखना है, तो उसने 20% का रिजर्व रख लिया। बट इंटरेस्ट उसको एक बताऊंगा, अभी उधर जाने का नहीं है ना, इंटरेस्ट बुलाता है मगर जाने का नहीं है ना, समझना थोड़ा सा है ना, मेरे को कंप्लीट करने देना, नहीं तो लिंक टूटेगी तो फिर 15 की जगह 20 मिनट लगेंगे ना, समझना, पूरी प्रोसेस समझ लो एक बार, फिर उसके बाद सारे डिस्कशन करेंगे। तो 1000 रुपए ए ने जमा कर दिए बैंक में, बैंक के पास RBI का डंडा था कि आपको 20% मेंटेन करना है, अपनी जेब में रखना है, तो 20% उसने रख लिया। उसके पास एक्स्ट्रा कितना बचा, 800 रुपए वो किसी को भी लोन के रूप में दे सकता है, ठीक है। अब मान लो उसने ये 800 रुपए बी को दे दिए, लेकिन ये जो बी को उसने 800 रुपए दिए हैं, बी क्या करेगा, बैंकिंग चैनल से ही पास होना है, यानी इसने वापस बैंक को दे दिए। अब बैंक के पास टोटल कितना हो गया,
1000 पहले से है, 800 और आ गया। लेकिन अभी कितना आया? 800। ये 800 में से बैंक क्या करेगा? 160 माइनस करेगा रिजर्व, बचा कितना? 640। ये बैंक क्या करेगा? फिर से दे देगा। ये बैंक क्या करेगा? फिर लोन दे देगा, और ये पैसा भी बैंक में ही रहेगा, तो इसका फिर से 20 वो माइनस करेगा, और जो बचेगा वो फिर से क्या करेगा? लोन दे देगा। वो फिर से बैंक के पास ही है, उसका फिर से 20 माइनस किया, और यही कहानी चलती रहती है। इसी तरीके से देखो, पहले उसने 800 लोन दे दिया, फिर 640 दे दिया, फिर ऐसे बढ़, डिपॉजिट तो 1000 ही आया था, लेकिन लोन का अमाउंट उसका धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लोन का अमाउंट बढ़ने लग गया ना, 1400 रुपए तो यही दिख रहा है सामने, बराबर है। इस तरीके से मनी क्रिएशन होता है। अब बात ये आती है कि सर ये जो डिपॉजिट था 1000, उसको ब्याज कैसे देगा? तो जब ये लोन देगा तो लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा, लेंडिंग रेट ज्यादा होगा और बोरोइंग रेट कम होगा। बोरोइंग रेट हार्डली 4 या 5% होगा, लेकिन लेंडिंग रेट 15 से 20% होगा। तो ये जो बीच का स्प्रेड है, ये बैंक की अर्निंग है। ठीक है, तुम्हारे पैसे से ही बैंक पैसा कमाता है और तुमको टोपी पहना देता है। ठीक है, चलें क्या आगे? क्लियर है थोड़ा बहुत? अब हम बुक का एग्जांपल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझाना और समझना। चलो देखो, तो so to meet the daily demand for withdrawal of cash, it is sufficient for banks to keep only a fraction of deposit as cash reserve. It means बैंक का ये एक्सपीरियंस है कि 20% डिमांड आती है डिपॉजिट्स के विड्रॉल की, तो LRR कितना है? 20%। मनी क्रिएशन कैसे होगा ये देखो। सपोज इनिशियल आर प्राइमरी डिपॉजिट इन बैंक इज 1000 and LRR is 20%. It means banks are required to keep only 200 in cash reserve and free to lend 800. Suppose they lend 800, bank do not lend this money by giving amount in cash. Rather, they open the account in the name of borrower, who are free to withdraw the amount whenever they like. बैंक आपको कभी भी लोन देती है तो कैश नहीं देती है। बैंक आपको क्या करती है? आपका एक अकाउंट ओपन करती है लोन का और उसमें क्रेडिट कर देती है ना। वो पैसा सर्कुलेट बैंकिंग चैनल से ही होता है। ठीक है, अगले में इन्होंने क्या बोला कि सपोज बोरोवर विड्रॉ द एंटायर अमाउंट, उसने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। ठीक है, एज ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंक, द मनी स्पेंट बाय द बोरोवर कम्स बैक इनटू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। भाई मान लो 800 रुपए का आपने लोन लिया और पूरा विड्रॉ कर लिया, पर आप किसी न किसी को तो कैश पेमेंट दोगे, और वो बंदा क्या करेगा? बैंक में फिर से जाके जमा कर देगा, यानी बैंक के पास वापस 800 आ गए। अब बैंक क्या करेगा? 20% 160 रुपए रखा, 640 वापस टिका दिए, है ना। फिर 640 फिर बैंक के पास आ गए, 20% रखा, बाकी फिर से दे दिया, बस यही चलता है। ये देखो, जैसे ये टेबल समझते हैं। हे राम, चलो देखो, अच्छा तो इनिशियल डिपॉजिट 1000 आया, लोन 800 दे दिया, 200 रिजर्व है। राउंड 2 में क्या हुआ? 800 आया, 200 दे दिया और इधर 160 रुपए रिजर्व है। राउंड सेकंड में क्या है? 640। ऐसे करते करते क्या होता है? आपका जो 5000 का डिपॉजिट आया है, 5000 हो गया डिपॉजिट में, और लोन में कितना हो गया? और 20% यानी 1000 क्या है? रिजर्व रखा हुआ है। 1000 से ही कितना बना लिया बैंक ने? 5000। 1000 से ही कितना बना दिया? 5000, है ना, 4 टाइम्स मोर। अच्छा, ये जो 5 गुना कर दिया ना, ये कहलाता है, ये जितना टाइम्स हो गया, ये कहलाता है मनी मल्टीप्लायर। ये क्या कहलाता है? मनी मल्टीप्लायर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। तो जितना बैंक इनिशियल डिपॉजिट का, प्राइमरी डिपॉजिट का जितना टाइम्स लोन देती है, वो क्या कहलाता है? As seen in the table, banks are able to create total deposit of 5000 with the initial deposit of just
1000. It means total deposit becomes 5 times of the initial deposit, and 5 times is nothing but the value of money multiplier. इसका क्वेश्चन भी आ जाता है। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय एल आर आर। क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होगा 1 डिवाइडेड बाय एल आर आर। ठीक है, तो मतलब ये कहना है आपके पास 10,000 रुपए डिपॉजिट आया और एल आर आर है कितना? 10%, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना आया मल्टीप्लायर? 10। देखो 10,000 का आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट आया, 10% आपका एल आर आर है, तो 1 को डिवाइड कर दो 0.10 से। 10% था ना, एल आर आर कितना है आपका? 10% है, और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा कितना? 0.1 है ना। तो कितना हुआ? 1 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी ऊपर कितना हो गया? 10 हो गया, यानी मनी मल्टीप्लायर कितना है? 10। अब आप कितना लेंड कर सकते हो मनी? 10 टाइम्स, यानी 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज आपके पास क्या होंगे लोन देने के लिए? 10,000 क्रिएट किया ना उन्होंने उससे, ये टेबल से। हाँ, ये टेबल से भाई 10,000 आया, 200,000 रख लिए, 800 दे दिए, 6,400, 160 रखे, दे दिए। ये तब तक करते हैं जब तक तुम्हारा इनिशियल जो डिपॉजिट है ना उतना रिजर्व नहीं हो जाता, तब तक ये बढ़ाते रहते हैं, लोन देते रहते हैं। जब इनिशियल डिपॉजिट रिजर्व के बराबर हो जाता है तो वहां से क्या निकलता है? मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट और रिजर्व जब बराबर होंगे तब मनी मल्टीप्लायर निकलेगा। हाँ, तो वहां से बनता है कि कितना अमाउंट ये लेंड कर सकते हैं। अब जैसे सर 10,000 में 10% तो अपना 1,000। तो ये तो पहले का है। अगले ट्रांजैक्शन में फिर से कितना आएगा? 160, 1600। तो ये एक पहले कितना हुआ? 1,000, फिर कितना आएगा? सॉरी 10,000 डिपॉजिट आया था ना, तो 1,000 हो गया, 9,000 गया, फिर 900 आएगा, 900 9,000 उधारी दिया, फिर वो डिपॉजिट के रूप में आ गया 9,000, 10% यानी 900 रख लिया, बाकी 8,100 फिर से दे दिया। तो हाँ, तो ऐसा पहली बार कितना हुआ? 1,000, दूसरी बार 900, तीसरी बार 810, ऐसे करते करते जब वो टोटल 10,000 के बराबर हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा कि टोटल डिपॉजिट कितनी है। ठीक है, यहां से निकलता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया, कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज ऑफ 1,000 एंड एलआर कितना? 12.5%, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.18 टाइम्स, तो मतलब हो जाएगा 1,000 इंटू 8 कर दो, 1,000 इंटू 8 कर दो, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? टोटल डिपॉजिट आ जाएगा। और टोटल डिपॉजिट का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में तो कहीं भी दे देंगे, तो ध्यान रखना है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। आगे बढ़ें। सेंट्रल बैंक क्या है? मतलब कॉमर्शियल बैंक हमारा कंप्लीट होता है, अब जो आया वो क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स, अपेक्स यानी पिताजी है, बॉडी ऑफ दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। पूरा का पूरा कंट्रोल, ऑपरेशन, रेगुलेशन, गाइडलाइन, डायरेक्शन सब कुछ जो दे, मेरे को भी चाहिए थी पाई, गलत है ये। द अमाउंट एंड मनी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी सिस्टम पे, वो बैंक क्या कहलाती है? सेंट्रल बैंक। और वो देश में एक ही होती है, सुप्रीम बैंक है ना, जो गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करता है, आरबीआई। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स, है ना, इन कंट्री। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई कहलाता है भारत में। यूके में क्या कहलाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए में क्या कहलाता है? फेडरल रिजर्व सिस्टम। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है? तो करंट अथॉरिटी ऑफ बैंक, करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू, नोट जारी करने का पावर, फंक्शन किसके पास? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग फैसिलिटी कौन देता है? आरबीआई। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंक जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको सुपरवाइज भी करता है और उनका बैंक भी होता है। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, बाजार में मनी कितना अवेलेबल होना चाहिए, कम या ज्यादा, इसकी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का, सेंट्रल बैंक। देन जो होता है इसमें क्या है? रेपो रेट, बैंक रेट, रिजर्व रेपो, रिवर्स रेपो रेट, मनी मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमको सीखना पड़ेगा। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सर सीआरआर और एंड एसएलआर, हाँ बताया था मैंने, कैश रिजर्व रेशो और दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। मैंने जब शुरुआत की थी तो बताया था कि कुछ रिजर्व बैंक को खुद की ब्रांच में रखना होता है और कुछ अमाउंट का रिजर्व आरबीआई के पास में रखना होता है, और जो खुद की ब्रांच में रखना होता है वो कहलाता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और जो आरबीआई के पास रखना होता है वो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशो। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, आगे है ना, वहां से क्लियर करते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी बैंक ऑफ इशू, क्या इशू करता है बैंक? सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री, कितना देश में करेंसी इशू करना है ये डिसीजन कौन लेता है? आरबीआई। इन इंडिया रिजर्व बैंक हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करता। बाकी देश में जितनी भी करेंसी चलती सब कौन इशू करता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन्स ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करते हैं। मतलब ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, एक बार ये केबीसी में पूछा गया कि 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, आरबीआई नहीं करती। आरबीआई बाकी करती है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 25, 100, 500, 1000, 2000, ये सब आरबीआई करता है। लेकिन 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव अपने में भी आ सकता है। सेक्रेटरी, the 1 rupee note bears the signature of finance secretary while other currency bear the signature of governor of RBI। आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है बाकी सब में, लेकिन 1 रुपए में नहीं होता है, देखना कभी आ जाएगा, है ना। All the currency issued by central bank is its monetary liability, that is central bank is obliged to back the currency with assets of equal value। मतलब ये कहना कि यदि करेंसी 1 करोड़ करेंसी छापी है तो 1 करोड़ की एसेट आरबीआई के पास होना चाहिए। एसेट्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज एंड डोमेस्टिक गवर्नमेंट लोकल करेंसी सिक्योरिटी। जितना नहीं तो ऐसा यदि हो कि आप छाप लो तो हर देश कुछ भी छाप लेता ना, पैसे का कोई मतलब ही नहीं था ना फिर तो इसीलिए जब नोट छपते हैं तो उन पर कंट्रोल रखने के लिए क्या है, जितने का आप करेंसी छापोगे उतना एसेट आपको गिरवी रखना पड़ेगा, उतना एसेट आपके पास होना चाहिए। चाहे वो अच्छा किस रूप में होना चाहिए? गोल्ड कॉइन्स के रूप में होना चाहिए, गोल्ड बुलियंस के रूप में होना चाहिए, फॉरेन सिक्योरिटी या फिर डोमेस्टिक गवर्नमेंट एसेट होना चाहिए। ठीक है, तो ही छाप सकते हो, नहीं तो नोट नहीं छाप सकते। ठीक है, हाँ, नहीं तो हर देश छापने लगता है ना, सही है ना, होड़ लग जाती पैसा छापने की, अपन ही मशीन ला के छापते है ना। चलो देखो आगे है एडवांटेज ऑफ सोल अथॉरिटी ऑफ नोट इशू विद आरबीआई। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। नोट सर्कुलेशन एक जैसा होता है देश में, नहीं तो फिर नकली जाली नोट बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ाना है या घटाना है, इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम कर पाएंगे ये, यदि ऐसा है तो। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द बैंक विथ रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। गवर्नमेंट भी आरबीआई पे कंट्रोल रखती है कि ज्यादा नोट मत इशू करना, भावुक हो जाए बता पड़ा है, जज्बाती आदमी हो, वो आरबीआई का गवर्नर बना दो तो जज्बाती बोले गरीबी दूर कर दूंगा है, दे छापे जा रहे हैं नोट है, तो गलत हो जाएगा ये। उसके बाद इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। उसकी भी एक लिमिट होती है, आप कितना छाप सकते हो, इसके लिए आपके पास उतनी औकात होना चाहिए, सेट है ना। फिर इनका क्या कहना है कि लोगों का भरोसा बना रहता है ना, नहीं तो फिर पैसे पे भरोसा ही नहीं रहेगा ना। वैसे भी जब अपन 2000 का नोट लेते हैं किसी से तो आत्मा तड़प जाती है कि साला नकली निकला, तो फिर है ना। पहले 1500 की तो ठीक था, तो 2000 वाले में तो ये लगता अरे यार। It helps in stabilization of internal and external value of currency। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी तुमको जनरल नॉलेज की ऐसी चीजें मालूम पड़ रही हैं जो नहीं जानता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो अथोराइज्ड टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई से लोन लेती है। When government incurs a deficit in its budget, जब घाटे का बजट आता है सरकार का तो वहां पर पैसे के लिए फिर वो किसके पास जाते हैं, ट्रेजरी में, और ट्रेजरी मतलब आरबीआई। When central bank acquires these securities, it issues new currency। और फिर गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटी देती है आरबीआई को, उसके बाद करेंसी छापने का काम आरबीआई शुरू कर देता है। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी एक फंक्शन है, बैंकर टू गवर्नमेंट क्या फंक्शन है। एज अ बैंकर इट कैरीज आउट ऑल बैंकिंग बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, के सारे बैंकिंग बिजनेस करता है, जैसे करंट अकाउंट मेंटेन करना, कैश के बैलेंस मेंटेन करना, फॉरेन रिजर्व रखना, है ना, लोन देना लेना, ये सारी चीजें। एज एन एजेंट द सेंट्रल बैंक आल्सो हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेट। पब्लिक से जो उधारी लेती है गवर्नमेंट, उसको भी मैनेज करना आरबीआई का ही काम होता है। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर भी देती है कि आपको पॉलिसियां जो बनानी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो इस तरीके पर और इस बेसिस पर बनानी है। ठीक है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बैंकों का सुपरविजन करती हैं। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स नोन एज सीआरआर with the central bank। in this way central bank act as a custodian। हाँ, मैंने बताया था ना, सीआरआर को कॉमर्शियल बैंक जो रिजर्व है सीआरआर उसको किसके पास रखती है, आरबीआई के पास, तो वो उसकी कस्टडी किसके पास होती है, आरबीआई के पास, इसलिए कस्टोडियन भी कहलाता है। कस्टडी यानी कब्जे में। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंत में आप सब दूर से थक हार के हार गए, कौन, कमर्शियल बैंक या गवर्नमेंट, कहीं से भी लोन नहीं मिला, तो आप आरबीआई के जाओ, मुंह फैलाओ, कटोरा लेके पहुंच जाओ, बोले दे दे यार, दे देना। ठीक है, क्लियरिंग हाउस, देखो बहुत सारी बैंकें हैं देश के अंदर, आईडीएफसी, आईडीबीआई, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, है ना, एचडीएफसी, है ना, एक्सिस बैंक, कितनी बैंक है। अब तुमने मेरे को चेक दिया एक्सिस बैंक का, मेरा खाता है इंडसइंड में, अंडसंड बैंक में, तो अभी चेक कैसे क्लियर होगा, तुम्हारी डिटेल कैसे मैच करेगी। तो जब ये दो बैंकों के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है, आरबीआई, और उस ब्रिज को नाम दे देते हैं ये लोग क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में हर बैंक का डाटा मेंटेन होता है, वहां से ये चेक हो जाता है। जैसे वो सीआईडी आता है ना, वो उसमें वो तो एसीपी प्रद्युमन जाते हैं, और वो कौन सा डॉक्टर का नाम क्या है, नहीं, कुछ और ही नाम है ना, चश्मे वाला, तो वो सारे फिंगरप्रिंट्स मैच कर लेता, भगवान जाने कहाँ से। तो ऐसे सबके साइन, सबके फोटो, सबका डाटा जहां मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, क्लियरिंग हाउस। तो आपका चेक देखो, पहले चेक क्लियर होने में 4-5 दिन लगते थे, उसकी वजह क्या थी कि आप चेक बैंक में जमा करते थे,
वो चेक फिर कहाँ जाता था, उस बैंक को जाता था जिस बैंक का होता था, वहां से जाता था क्लियरिंग हाउस को, वहां डाटा मैच होके ओके लिख के जब आता था वापस बैंक के पास, फिर वो बैंक वापस इस बैंक को भेजती थी, इसलिए 7-8 दिन लग जाते थे पहले। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल स्कैन करो भेज दो, है ना, जल्दी क्लियर हो जाते हैं। ठीक, क्लियरिंग हाउस क्या है, क्लियर हो समझ में। चलो आगे बढ़ जाऊं। सुपरवाइजर क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन देता है, कंट्रोल करता है और उनके ऑपरेशन को निगरानी कर रखता है। सर ये तो पढ़ लिया ना, करने से वापस से रिपीट। हाँ फटाफट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO refers to the buying and selling of government security by the central bank from to the public or commercial bank. गवर्नमेंट जैसे क्या करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी है उसको सेल करता है, यानी रिड्यूस कर देता है। क्या क्या रिड्यूस करता है, कैश रिजर्व जो है वो रिलीज कर देता है, बैंकों को दे देता है। क्यों करता है इसकी बात भी हम करेंगे। बढ़ा भी लेता है ये चीजें और घटा भी देता है, क्यों, डिपेंड करता है देश की सिचुएशन कैसी है। देश की सिचुएशन मतलब यदि देश में इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई बढ़ने का मतलब ये होता है लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, तो लोगों महंगाई कंट्रोल करने का क्या तरीका, लोगों के जेब से पैसा कम कर दो। कम कैसे करोगे, क्रेडिट क्रिएशन से। क्रेडिट क्रिएशन मतलब जो रिजर्व है 20% उसको बढ़ा दो। जब बैंक लोन देने के लिए उसके पास कम अमाउंट अवेलेबल होगा तो रिजर्व बढ़ा देगा, तो रिजर्व बढ़ा दोगे तो लोन अवेलेबल कम होगा, तो मनी सप्लाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। बहुत सारे और भी तरीके हैं, वो हम आगे देखेंगे। मानी जाता नहीं तो फिर मैं ज्यादा अंदर चला जाता हूँ, फिर यूं लगेगा कि अरे यार सर ये तो फिर ही बढ़ा दिया, है ना। लीगल रिजर्व रेशो CRR और SLR, स्टैट्यूटरी, ये दोनों रेशो मैं बता चुका हूं, पर फिर भी जस्ट एक रीडिंग। इट रिफर्स टू द मिनिमम percentage of net demand and time liabilities to be kept by the commercial bank with the central bank. जो भी डिमांड और टाइम डिपॉजिट बैंक कमर्शियल बैंक के पास आती है उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, वो कहलाता है CRR। SLR क्या होता है, इट रिफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ देमसेल्फ, अपनी खुद की ब्रांच में उनको मेंटेन करना है, तो वो SLR है। ठीक है, नॉर्मली SLR का रेट ज्यादा होता है और CRR का कम होता है थोड़ा सा। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है ये सब, बूस्टर भी है। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। समझो, आपको मकान के लिए लोन चाहिए था, आप गए कि दादा ये मेरा मकान है, मैं इसको, मेरे को इसके बिहाफ पे गिरवी रख के और लोन लेने जाते हो, तो बैंक क्या करता है, बैंक ये चेक करता है ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है ना, तो पूरे 1 करोड़ लोन नहीं देता। कल को मार्केट वैल्यू उसकी डाउन हो गई तो बैंक का लॉस होगा, तो बैंक 70 to 80% ही फाइनेंस देता है। तो ये जो बचा लिया ना बीच का डिफरेंस 20 या 30%, ये क्या कहलाता है, मार्जिन, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ये क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। रिजर्व रेशो मतलब पब्लिक ने जाके बैंक में पैसा कैश डिपॉजिट किया, उसमें से कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना है, वो कैश रिजर्व है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आप जो प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, मॉर्टगेज कर रहे हो, लोन ले रहे हो, उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है उससे कम वैल्यू को लोन सैंक्शन होता है, और जितना कम वैल्यू हुआ है ना वो डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्लियर है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर के आप बैंक के पास गए, बैंक को आपने बोला मेरे को लोन दे दो 1 करोड़ का, बैंक मना कर देगा, बोलेगा दादा इसकी मार्केट वैल्यू है, हम इतना नहीं दे सकते, हम सिर्फ 70% ही फाइनेंस करते हैं। जैसे गोल्ड लोन यदि घर में पड़ा है सोना फिर का अगर रोना माणा पूरम पे लेके जाओ, तो वो क्या करता है, जितना गोल्ड होगा ना उसका 92% ही फाइनेंस देता है, 8% नहीं देता। क्यों, वो 8% क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ जाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इस चैप्टर में,
सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मोरल सुएशन, अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करने के अन्य क्या बहाने हैं वो समझो। तो मोरल सुएशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that central bank applies on other hands in order to get them act in a manner in line with its policy। आरबीआई जो प्रेशर बनाती है कॉमर्शियल बैंक के, आपको इसी गाइडलाइन पे काम करना है, इसी डायरेक्शन पे काम करना है, वो मोरल सुएशन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। मोरल सुएशन मतलब आरबीआई जो गाइड डायरेक्शन देता है, वो कोशिश करता है कि जो कॉमर्शियल बैंक है वो उसकी गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करे। इसीलिए फ्रिक्वेंटली पॉलिसीज गवर्नमेंट चेंज करती रहती, ताकि कोई लोन का लफड़ा ना हो, बैंकें डिफॉल्ट ना करें, फर्जीवाड़ा ना हो, गलत तरीके से लोन। पहले होता था ना, पहले ऐसे ही लोन दे देते थे, है ना, नेताजी ने फॉर्म लगा दिया, लोन दे दिया, बाद में भाई भाग गया वो देश छोड़ के, अब ये पैसा कहाँ गया, कहाँ से भरपाई होगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मोरल सुएशन बार बार पॉलिसी गवर्नमेंट इसलिए बदलती रहती है, ठीक है। आगे बढ़े। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कुछ और भी तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास क्रेडिट कंट्रोल करने के, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का बढ़ा दो या घटा दो। ऐसे ही सेविंग डिपॉजिट जो होती है या फिक्स डिपॉजिट होती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो या घटा दो, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी। मनी सप्लाई यदि बढ़ाना है तो लोन पर ब्याज दर कम कर दो, मनी सप्लाई घटाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का बढ़ा दो। जब ब्याज ज़्यादा रहेगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा। महंगाई को कंट्रोल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। SLR CRR ये तो बढ़ाना घटाना ही है, डन। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाना घटाना, उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये भी बहुत, ये एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है नाम लिखने के लिए कि क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, ये बताने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब अच्छे से ध्यान से सुनना। क्वालिटेटिव मेथड इंक्लूड रेपो रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व रेपो रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिंग रिजर्व मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मेथड्स इंक्लूड मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये तीन क्वालिटी में सिर्फ तीन आते हैं, कौन सा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। बाकी सब किस में आता है, क्वालिटी, क्वांटिटी में। क्वालिटी में सिर्फ तीन, MR मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन MS और SCC, ठीक है। ध्यान रखना। सर रेपो रेट, तो आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है या गवर्नमेंट को लोन देता है वो रेपो रेट कहलाता है। एक बार फिर से वन समझो, आरबीआई या सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को या गवर्नमेंट को, वो कहलाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा, कहानी बदल जाए। जब आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। डन। Quantitative instruments are general in nature and it affects all the sectors making use of bank credit. However, qualitative instruments are specific in nature. They affect the flow of credit for a particular use. Particular है और वहाँ पर general है। Quantitative control are designed to regulate the total volume of credit. Quantitative controls are designed to regulate the total volume of credit. टोटल जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बनता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। Whereas qualitative controls are designed to regulate the direction of credit. डायरेक्शन के लिए क्वालिटेटिव और
ओवरऑल टोटल कंट्रोल के लिए क्वांटिटी अरे गजब, मजा आ गया। क्वांटिटेटिव मेथड्स आर आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। बाबू ने खाना खाया, नाम जितने भी है ना, ये ध्यान रखना, यही निपटाते हैं अपने को यही नाम निपटाते हैं, ये ध्यान रखना। मेथड्स ऑफ कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव मेथड्स आर आल्सो नोन एज सेलेक्टिव मेथड। क्वालिटेटिव मतलब सेलेक्टिव और क्वांटिटेटिव मतलब ट्रेडिशनल। जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, डन। बस बस, सेंट्रल बैंक वर्सेस कॉमर्शियल बैंक। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस पॉइंट को तुम सब लोग समझदार हो। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा और समय निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो बाकी कहानी मेरी जुबानी कुछ अगले हिस्से में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।